नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले जिस पार्टी में थे, उसको जिस दिन छोड़ा उस दिन तहलका मच गया, सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। जी, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका जो करियर रहा, आपने जब राजनीतिक शुरुआत की उसके बारे में, क्योंकि आप विधायक बने और विधायक बनने के साथ आप लगातार विधायक हैं, ये आपका 5वां टर्म है लगभग। कैसी रही है जर्नी? देखिए, मेरा राजनीतिक बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और संघर्षों की ही राजनीति रही है। लंबे अरसे तक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने राजनीतिक सफ़र को तय करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और ये इत्तेफाक है कि जब से 2096 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुआ, तब से लगातार मैं विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए जनता की सेवा में लगा हूं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि जब जब मैं विधायक बना तब मुझे मंत्री भी बनने का मौका मिला, और जब कभी मंत्री न रहने का मौका मिला तो उस समय नेता विरोधी दल की हैसियत से भी मंत्री पद मेरे पास किसी न किसी रूप में घूम फिर करके रहा है। आज 5वीं बार असेंबली में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, एक बार विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और सुश्री मायावती जी के साथ में 5 बार शपथ लेने का मौका मिला। एक बार श्री कल्याण सिंह के साथ भी 6 महीने के लिए मौका मिला था, जिसमें 1 महीने बाद ही हम लोग इस्तीफा दे दिए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के साथ भी मंत्रिमंडल में रहने का मुझे अवसर मिला हुआ है। तो मैं अपने पद को जनता के लिए समर्पित करके अपनी राजनीतिक सफ़र तय करने की शुरुआत की, और आज भी मैं पूर्णतः जनता के लिए समर्पित रहता हूं। चूँकि ये दुर्भाग्य है कि नित्य प्रति राजनीतिक मूल्यों में पतन हो रहा है, नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आ रही है। ऐसी हालात में मैं उन राजनीतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना और नैतिकता के साथ काम करने का पक्षधर हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं कोई ऐसा अवसर न दूं जिससे कि लोग मुझ पर उंगली उठाएं, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीद के साथ अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, और जनप्रतिनिधि की पूरी जिम्मेदारी है कि वो जनता की कसौटी पर खरा उतरे। इसी चिंता के साथ मैं लगातार काम करता आ रहा हूं। स्वामी जी, अब जिस तरीके से आपने बताया आपका तमाम जो सफ़र रहा, लेकिन राजनीति में आपके ही मुंह से एक बार मैंने सुना था, आपने कहा था 2 चीज़ें होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक होती है विचारधारा, दूसरी होती है हिस्सेदारी। तो विचारधारा और हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में जब आप आए तो आपकी विचारधारा बदल गई। हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो आपने जो हिस्सा मांगा था बीजेपी से, जो आपकी 70 सीट के ऊपर बात हो रही थी, उसके बाद आपने 48 पर लिस्ट पे समझौता हुआ, लेकिन उसमें भी आपको कट ऑफ मिला।
तो वो विचारधारा, वो हिस्सेदारी की जो राजनीति हुई, उसमें आप कितना उपेक्षित फील कर रहे हैं, या फिर जो विचारधारा बदली है उससे क्या नयापन आया? देखिए, मैं दलितों और पिछड़ों की राजनीति पहले भी करता था। दलितों और पिछड़ों की राजनीति आज भी मेरी प्राथमिकता है। जुल्म, जाति, अत्याचार, शोषण के खिलाफ मैं सदैव लड़ाई लड़ता चला आया हूँ। क्योंकि मैंने अपनी राजनीतिक सफ़र लोकदल से शुरू की थी। लोकदल और जनता दल के रास्ते बहुजन समाज पार्टी में पहुंचा था। बहुजन समाज पार्टी में मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के विचारों से प्रभावित होकर के मैं इस नियत से गया था कि अपना पूरा का पूरा राजनीतिक समय जीवन पर्यंत बहुजन समाज पार्टी में बना रहूँगा। लेकिन मानवर कांशीराम जी के निर्वाण के बाद मायावती जी ने जिस तरीके से पलटी मारी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन, मानवर कांशीराम जी के विचारों से हटकर पैसे की हवस में अंधी होकर थैलीशाहों के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया, और जिन दलितों और पिछड़ों के सम्मान, स्वाभिमान तथा हिस्सेदारी के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी, उस बहुजन समाज पार्टी को टिकटों की नीलामी का बाजार बनाकर बड़े बड़े थैलीशाहों से बड़ी बड़ी रकम की वसूली प्रारंभ हुई, और दलितों और पिछड़ों के सम्मान, स्वाभिमान तथा हिस्सेदारी को बड़े बड़े तिजोरी वालों के हाथों में बेचने का सिलसिला मायावती ने प्रारंभ किया। मैंने कई बार एतराज़ किया, पटरी पर लाने की कोशिश की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानवर कांशीराम के विचारों की दुहाई देते हुए उनको मिशन पर चलने की सलाह भी दी, लेकिन मायावती जी पैसे की हवस में अंधी होकर के बहरी भी हो गई क्या? वो आपकी आवाज़ भी नहीं सुन रही थी। वो बहुजन समाज पार्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी मान करके तानाशाही रवैया अपनाकर मनमाने तरीके से कार्यकर्ताओं के सम्मान को कुचलना प्रारंभ किया, और यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी को दलितों में विशेष रूप से चमारों ने बनाने में बड़ी कुर्बानी दी थी। लाठी डंडे खाए थे, गालियाँ खाई थी, खून खराबे भी हुए थे। भूखे प्यासे रह करके इस बहुजन समाज पार्टी को पहाड़ जैसा संगठन बना करके मानवर कांशीराम जी ने मायावती को सौंपा था उत्तराधिकारी के रूप में। मायावती जी तो उन दलितों की नहीं हुई जिन लोगों ने बीएसपी बनाने के लिए तमाम पापड़ बेले, लाठियाँ खाई, गरीबी झेलते हुए भूखे भी रहे। उनकी भी कीमत मायावती लगाना शुरू किया, तो स्वाभाविक रूप से जब मैंने देखा कि जिस बाबा साहब के मिशन, मानवर कांशीराम के विचारों तथा दलितों और पिछड़ों के सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सेदारी के लिए मैं बीएसपी में आया था, आज उसका कोई स्थान नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने मायावती जी के खिलाफ सम्मान, स्वाभिमान का शंखनाद किया। स्वामी जी, आपकी इस बात से, क्योंकि यह सवाल इसीलिए पूछा गया क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया आपको हिस्सेदारी भी मिली और आपकी विचारधारा भी नहीं बदली, लेकिन आपका भी, मैं हाल ही में एक इंटरव्यू पढ़ रहा था एक अखबार, एक पोर्टल पे, तो उसमें आपने कहा था कि अगर अंबेडकर के विचारों पे बीजेपी नहीं चली तो मैं बीजेपी को छोड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं संशय पैदा हुआ कि आप बीजेपी से आप नाराज है या खुश हैं? नहीं, ये तो मीडिया के लोगों का मैं जवाब दे रहा था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर बीजेपी चल रही है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ा करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात किया करते थे। अंत्योदय यानी समाज का अंतिम व्यक्ति, और समाज का अंतिम व्यक्ति ही दलित और पिछड़ा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार की ही बात
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने सार्वजनिक सभाओं में कहा करते थे कि इस देश का सही मायने में विकास, तरक्की, बेहतरी तब तक नहीं होगा जब तक देश के सर्वोच्च पद पर समाज का अंतिम व्यक्ति नहीं बैठेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको व्यवहारिक रूप में अमलीजामा दिया कि देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति रामनाथ कोविंद के रूप में बैठा हुआ है, तो वहीं पर देश का दूसरा सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री के पद पर, पिछड़े वर्ग का बेटा नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन तो बीजेपी में पूरा हो रहा है। स्वामी जी, आपसे जिस तरीके से बात हुई, आपके बारे में पता चला और आपने जो जनता के सामने रखी अपनी बातें कि किस तरीके से एक युवा नेता निकलता है, फिर लगातार एमएलए बनता है और आज लगातार कैबिनेट मंत्री भी रहा है। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली, तो 6 महीने में आपके विभाग ने, श्रम विभाग ने क्या काम किया? ये भी इत्तेफाक है कि श्रम सेवाजन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि समाज के अंतिम पायदान के लोगों से जुड़ा हुआ है, जिनके पास न खाने के लिए भोजन है, न रहने के लिए घर है, न पहनने के लिए कपड़ा है। ऐसे गरीब, लाचार, बेघर लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो श्रम विभाग उनके बेहतरी के लिए ही स्थापित हुआ है। और इस बात के लिए मैं सौभाग्यशाली हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी 1931-32 में श्रम सेवाजन विभाग के मंत्री थे और श्रमिकों के लिए जो सुधार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय किया था, वही आज तक चले आ रहे हैं। मैं उसको और भी प्रभावी बनाने के लिए अभी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर कुछ मिल और कारखानों की व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने की भी नीयत से हमने 12 संशोधन श्रम और कानूनों में किए हैं और 12 विधेयक पिछले विधानसभा सत्र में श्रम विभाग के पारित हुए हैं, जिसमें बहुत कुछ श्रमिकों की बेहतरी के लिए किए गए थे। जैसे श्रमिकों के पंजीयन रिन्यूअल के लिए 100 रुपये जमा होते थे, 100 रुपये को घटा के हमने 40 रुपये कर दिए। कल्याणकारी लाभ उनको तब मिलता था जब उनकी 3 साल न्यूनतम सदस्यता हो। 3 साल को घटा करके हमने 1 साल न्यूनतम सदस्यता कर दिया। पहले प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता था, अब हर तीसरे साल पर नवीनीकरण की व्यवस्था कर दिया। और साथ ही साथ विभाग द्वारा चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाएं, जैसे श्रमिकों की बेटियों के शादी के लिए 55,000 रुपये का अनुदान, शिशु हित लाभ योजना अंतर्गत बेटी पैदा होने पर 15,000 रुपया, बेटा पैदा होने पर 12,000 रुपये का लाभ, मातृ शिशु हित लाभ योजना, जिसमें यदि महिला खुद श्रमिक है तो 3 महीने का वेतन प्लस 1,000, और यदि स्वयं श्रमिक नहीं है तो 6,000 रुपया उसको प्रसव काल के लिए दिया जाता है। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 से लेकर के उच्च शिक्षा तक शिक्षा सहायता दी जाती है, मदद की जाती है, जिससे कक्षा 1 से 5 तक 100 रुपये, 6 से लेके 8 तक 150 रुपये, 9 से लेके 12 तक 200 रुपये, ग्रेजुएशन 500 रुपये,
ITI ₹5,000 और इसी प्रकार से अन्य उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति की पर मंथ व्यवस्था है। अभी अभी एक नई योजना शुरू की गई, संत रविदास शिक्षा मदद योजना। इसमें प्रतिभाशाली छात्र और छात्राएं जो उच्च शिक्षा लेने जाना चाहते हैं उनको 10,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक की आर्थिक मदद की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई श्रमिक किसी हादसे का शिकार हो जाता है, मौत हो जाती है, तो परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। पूर्ण रूपेण अंगभंग हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता, तो उसे 3 लाख रुपए परिवार को आर्थिक सहायता। या स्वाभाविक मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। और 60 साल पूरा होने पर श्रमिकों को पेंशन की व्यवस्था। मौत होने पर तत्काल अंत्येष्टि के लिए भी 25,000 रुपए की आर्थिक व्यवस्था। इस प्रकार की तमाम योजनाएं हैं जो श्रमिकों की बेहतरी के लिए है, लेकिन मिलेगा उनको जो पंजीकृत होंगे। इसीलिए हमने विशेष अभियान चला करके श्रमिकों के पंजीयन पर ज़्यादा जोर दिया। गुणात्मक पंजीयन संख्या बढ़ी और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत को ध्यान में रखते हुए हमने सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, जिसमें पहले चरण में मंडल मुख्यालय पर सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जब सभी मंडल कवर हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरे चरण में हम जिला मुख्यालयों पर इस सामूहिक विवाह का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। अभी पूरब के मंडलों से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन मंडल, बस्ती, फैजाबाद होते हुए हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे और अधिकारियों की इस बात के निर्देश दिया जा चुका है कि सामूहिक विवाह आयोजन की तैयारी प्रारंभ कर दें। इलाहाबाद का कार्यक्रम लगभग तय भी हो गया है। 9 दिसंबर या 10 दिसंबर में आयोजित होगा, जिसमें लगभग 250-300 जुड़े शादियाँ संभावित हैं। और इसका मकसद मात्र ये है, एक तो कार्यालयों में उन श्रमिकों को अपना बेटी के अनुदान के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, 55,000 रुपया जो श्रमिक की बेटी की शादी के लिए मिलता है, इसमें किसी बिचौलियों को लेन देन करने का मौका नहीं मिलेगा। मंच पर ही सबका पैसा उनके खाते में डालकर उनको प्रमाण पत्र वही मौके पर दे दिया जाएगा। इसलिए कि भारतीय संस्कृति में शादी को वैसे भी महान अनुष्ठान और यज्ञ मानते हैं। सामूहिक विवाह के माध्यम से हम श्रमिकों की बेटियों की शादी करा करके उसको ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएंगे और उनको इस बात के सम्मान स्वाभिमान के साथ विभाग द्वारा विदाई की जाएगी, जिससे उनको एहसास हो कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। हम उन गरीबों के साथ हैं जिसका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वे खुद उपेक्षित हैं। तो उनको मुख्यधारा में लाने के लिए सामूहिक विवाह के साथ साथ एक और भी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। हम आवास के लिए भी
उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला लिए हैं। अभी आने वाले समय में इसको अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अभी श्रमिकों की दयनीय हालत को देखते हुए पूरे प्रदेश के जो भी श्रमिक है उनके खाते में 3,000 रुपए छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए खर्चे के रूप में दिया जा रहा है। ये तो बड़ा अच्छा आपका 6 महीने का कार्यकाल रहा और उम्मीद है कि अब डाइटिंग के लिए और डाइट्स के लिए आपने जो बातें कही थी, मध्याह्न भोजन और तमाम चीज़ें, उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, एक सवाल उठता है, जब आपने बीजेपी ज्वाइन की, आप कैबिनेट मंत्री बने, आपका काम आप अपने विभाग में बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, लेकिन इस बीच एक घटना घटी और उसमें आपका नाम बहुत आया। मैं रायबरेली घटना का उल्लेख कर रहा हूँ और रायबरेली घटना में आपका नाम जोड़ा गया और आपने भी बयान दिया, जिसके बाद ये परवान चढ़ गया पूरा मामला। आपने कहा कि अगर कोई मारने आएगा तो उसको मारा ही जाएगा, इस तरीके का बयान दिया। उसके बाद आपकी पार्टी के कुछ विधायक या मंत्री कहिए आपके सामने खड़े थे। वो दौर क्या था और आखिर क्या वजह थी आपको इस तरीके के बयान देने? देखिए, मैं कुछ भी अप्रत्याशित नहीं कहा था, जो भी था व्यवहारिक था। मैंने किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष को नहीं कहा था, सामान्य रूप से कहा था कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई जात नहीं होती। यह फार्मूला सब पर लागू होता है, लेकिन जाति विशेष के लोगों ने उसको राजनीतिक तूल देकर के अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया और यह सामान्य सी घटना है, केवल रायबरेली की नहीं, और भी प्रदेशों में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कोई भी व्यक्ति आप किसी के घर पर कोई व्यक्ति 5 व्यक्ति की मौत को आप सामान्य घटना बता रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी घर पर गोली मारने जाएगा तो स्वाभाविक रूप से गांव के लोग उसकी आरती नहीं उतारेंगे। 5 बच्चों की मौत हुई, यह दुखद घटना है और इस घटना पर मैंने भी अफसोस जताया था। लेकिन जिस तरीके से आपको लगता है इसमें साजिश हुई आपके खिलाफ, क्योंकि इसमें आपके लोगों का नाम भी लिया जा रहा था? देखिए, कुछ लोग अपनी घटिया राजनीति की रोटी सेक रहे थे। मौत किसी की हुई कहने के लिए वो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, सुरक्षा अपनी मांग रहे थे। और समाजवादी पार्टी के एक जनपद के स्थानीय विधायक ने इस पर जात-पात की रोटी सेकने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी सोच है, क्योंकि अब उस पर कानून बहुत गंभीरता से काम कर रहा है, कानून बहुत आगे तक जा चुका है। इसलिए मैं गड़ा मुर्दा उखाड़ने का आदी नहीं। लेकिन मानते हैं कि आपके साथ हुआ, आपका नाम जो आया वो गलत था या सही था? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इतने हल्के फुल्के नहीं हैं कि कुछ लोगों के भूखने से स्वामी प्रसाद मौर्य डर जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेके यदि कोई अपनी राजनीति चमकाता है और चमक जाता है तो इसमें मुझे खुशी होगी। कम से कम मेरे नाम को लेकर अगर कोई चमक रहा है तो इसके अंदर ये है कि मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत है जिसको लोग कैश। चलिए स्वामी जी, इसी से जुड़ा एक सवाल पूछते हैं, आपके नाम से जुड़ा। भाई, आपका नाम हटा तो बसपा लगातार धाराशाही हो गई, अब तो उनके पास प्रवक्ता भी नहीं बचे, उनके पास नेता भी नहीं बचे। आपके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आपके समय के समकालीन जो लोग रहे थे पुराने, वो सब अब धीरे धीरे करके बसपा छोड़ चुके हैं। अब आप चूंकि बसपा के बहुत जानकार रहे, आप काशीराम जी के समय से जुड़े रहे, आपसे जरूर जानना चाहेंगे और ये उत्सुकता जनता के बीच में जरूर है जानने की कि आखिर अब बसपा का भविष्य क्या है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का भविष्य तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन मायावती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मानव काशीराम के विचारों से हट गई और
मायावती के नेतृत्व की बहुजन समाज पार्टी में मैंने अंतिम कील उस दिन गाड़ दी जिस दिन अपने राजनीतिक पदों से मैंने इस्तीफा दिया था और मायावती को मैंने अपनी राजनीति से बर्खास्त किया था। ये लाइन आपकी बहुत चर्चा का विषय बनी, आपने मेरी राजनीति से मायावती को बर्खास्त कर दिया। अब मायावती अगर आपको भूले बिसरे याद करें तो क्या आप जाएंगे? मायावती जी को न कभी सद्बुद्धि आएगी और न स्वामी प्रसाद मौर्य सपने में भी कभी जाने की बात सोचेंगे। बीजेपी में आपका भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप बतौर कैबिनेट मंत्री तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन में क्या आप अभी तक जम पाए हैं? देखिए, राजनीति में रिटर्न क्या मिलेगा मैं इसकी अपेक्षा कभी नहीं करता हूं। मेरे साथ जनता है, वही मेरी ताकत, और मुझ पर अपने पर भरोसा है, अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है। जब जनता हमारे साथ खड़ी है तो स्वाभाविक रूप से सभी हमारा सम्मान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, और हमारी भी पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि जो जिम्मेदारी दी गई है इन्हें वो इसका पूरी तरीके से निर्वाह करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है इस शो को इस बार के लिए एंड करने का। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।